मम्मी को फोन मिलाने के लिए जैसे ही मेरा हाथ आगे बढ़ा, वैसे ही अचानक रुक गया। आखिर मैं उनसे क्या कहती? क्या यह कहती कि पहले वाले अमित अब वैसे नहीं रहे? उनका व्यवहार बदल चुका है। वह मुझसे दूर होते जा रहे हैं। उनके जीवन में अब किसी और की जगह बन चुकी है। नहीं, ऐसा मैं कभी नहीं कह सकती थी। मेरे शब्द मेरे ही गले में अटक गए थे। मैं अच्छी तरह जानती थी कि यह सब सुनकर मम्मी पापा पर क्या बीतेगी। भाई भाभी भी शायद मुझे ही दोष देंगे। हमारे समाज की यही विडंबना है। बेटी अगर ससुराल में खुश रहे तो सब उसकी किस्मत की तारीफ करते हैं, लेकिन अगर वही बेटी दुखी हो जाए तो सबसे पहले उसी के संस्कारों और व्यवहार पर उंगली उठाई जाती है। बहू हर आलोचना का सबसे आसान केंद्र बन जाती है। वैसे भी मेरी शादी बड़ी मुश्किलों से हुई थी। पूरे 2 साल तक पापा रिश्तों की तलाश में भटकते रहे थे। मैट्रिमोनियल साइट से लेकर रिश्तेदारों तक हर जगह कोशिश की थी। कहीं दहेज की मांग आड़े आ जाती, तो कहीं मेरा सांवला रंग लोगों को पसंद नहीं आता। कई बार तो मुझे खुद पर ही शर्म आने लगती थी कि क्या सच में रंग रूप ही किसी लड़की की सबसे बड़ी पहचान होता है। लेकिन तभी मेरी जिंदगी में अमित आए थे। उन्होंने मेरे चेहरे से ज्यादा मेरे स्वभाव और संस्कारों को महत्व दिया था। हमारी कुछ मुलाकातें हुई और फिर उन्होंने शादी के लिए हाँ कर दी थी। कुछ दिन मुझे लगा था जैसे भगवान ने मेरी सारी अधूरी दुआएं सुन ली हो। शादी के बाद का 1 साल मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत दौर था। अमित मुझे पलकों पर बिठा कर रखते थे। छोटी छोटी बातों में मेरा ख्याल रखना, ऑफिस से लौटते वक्त मेरे लिए पसंदीदा मिठाई ले आना, छुट्टी के दिन मेरे साथ घंटों बातें करना, यह सब मेरी दुनिया बन चुका था। मुझे लगता था कि इससे ज्यादा खुशहाल जिंदगी शायद किसी की नहीं होगी, लेकिन शायद मेरी खुशियों को किसी की नजर लग गई थी। उस दिन ऑफिस से लौटते समय अमित के साथ एक बेहद खूबसूरत लड़की को देखकर मैं थोड़ा चौंक गई थी। उसके चेहरे पर अजीब सा आत्मविश्वास था और अमित उसे बड़े अपनेपन से घर के अंदर ला रहे थे। अमित ने मुस्कुराकर उसका परिचय करवाया। सोनाली 2 साल पहले मेरी कंपनी में काम करती थी, फिर शादी के बाद लंदन चली गई थी। मैंने भी मुस्कुराकर उसका स्वागत किया और चाय नाश्ते की तैयारी में लग गई। बातों बातों में रात हो गई और वह हमारे साथ डिनर करके गई। हालांकि पूरे समय मुझे ऐसा महसूस होता रहा जैसे सोनाली मुझे बहुत गौर से परख रही हो। उसकी नजरों में एक अजीब सा भाव था जिसे मैं समझ नहीं पा रही थी, मगर मैंने खुद को यही समझाया कि शायद यह मेरा वहम हो। रात में अमित ने बताया कि सोनाली का तलाक होने वाला है। वजह कोई बहुत बड़ी नहीं थी, बस छोटी छोटी बातों के झगड़े इतने बढ़ गए कि रिश्ता टूटने की कगार पर पहुंच गया। उसके माँ बाप भी इस दुनिया में नहीं थे और भाई भाभी से उसके संबंध अच्छे नहीं थे, इसलिए वह अकेले रहना चाहती थी और घर टूटने से लेकर बाकी कामों में अमित उसकी मदद कर रही थी। मैं चुपचाप उनकी बातें सुनती रही, लेकिन मन के किसी कोने में एक बेचैनी घर कर गई थी। धीरे धीरे सोनाली का हमारे घर आना जाना बहुत बढ़ गया था। वह लगभग हर शाम अमित के ऑफिस से लौटने के थोड़ी देर बाद घर पहुंच जाती। फिर देर रात तक बातें, हंसी मजाक और साथ में डिनर चलता। पहले वीकेंड सिर्फ मेरा और अमित का हुआ करता था। कभी मूवी, कभी शॉपिंग, कभी बाहर डिनर, तो कभी दोनों साथ मिलकर किचन में खाना बनाते थे। लेकिन अब हर योजना में सोनाली शामिल होने लगी थी। ऐसे लगने लगा था जैसे मेरी निजी जिंदगी में धीरे धीरे कोई तीसरा व्यक्ति स्थायी बन चुका हो। सबसे ज्यादा तकलीफ मुझे सोनाली के व्यवहार से होती थी। वह अमित पर जरूरत से ज्यादा अधिकार जताती थी। कभी उनके कंधे पर हाथ रखकर हंसना, कभी उन्हें छेड़ना, तो कभी इतनी बेबाकी से बातें करना कि मुझे असहज महसूस होने लगे। हैरानी की बात यह थी कि अपने टूटते रिश्ते का दुख उसके चेहरे पर कभी दिखाई ही नहीं देता था। कई बार मैंने अमित से कहा कि सोनाली का हर वक्त हमारे बीच रहना मुझे अच्छा नहीं लगता, मगर वह हर बार मेरी बात को हंसकर टाल देते थे।
धीरे धीरे मुझे महसूस होने लगा था कि अमित और मेरे रिश्ते के बीच अब एक अदृश्य दूरी पैदा हो चुकी है। उस दिन अमित का जन्मदिन था। मैंने बड़ी खुशी और उत्साह से तैयारी की थी। उनकी पसंद की नीले रंग की साड़ी पहनी थी और आईने के सामने खुद को देखकर मुस्कुरा रही थी। तभी पीछे से आकर अमित ने मुझे अपनी बाहों में भर लिया। उनके होठ जैसे ही मेरे गालों को छूने वाले थे कि तभी डोरबेल बज उठी। अमित ने दरवाजा खोला और सामने खड़ी सोनाली मुस्कुराते हुए बोली, हैप्पी बर्थडे अमित। फिर मेरी तरफ देखकर बोली, तुमने बताया ही नहीं कि आज इनका बर्थडे है। अमित हंसते हुए बोली, लेकिन तुम्हें तो हमेशा सब याद रहता है। उसकी आंखों में चमक थी और मेरे चेहरे की मुस्कान पल भर भी फीकी पड़ चुकी थी। फिर अमित ने तुरंत कहा, चलो इसी खुशी में पार्टी हो जाए। हम लोग मूवी जा रहे हैं, तुम भी चलो। सोनाली बिना एक पल गंवाए तैयार हो गई। उस वक्त ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरी सारी खुशियों पर पानी फेर दिया हो। मूवी के दौरान मेरा मन बिल्कुल नहीं लगा। डिनर टेबल पर भी मैं चुपचाप बैठी रही। रात में जब अमित ने मुझे गले लगाने की कोशिश की तो मैं खुद को उनसे अलग कर गई। उन्होंने हैरानी से पूछा, क्या बात है? शाम से देख रहा हूँ तुम बहुत चुप हो। तब मेरे सब्र का बांध टूट गया। मैंने गुस्से में कहा, जानकर भी अनजान मत बनो अमित। हर चीज की एक सीमा होती है। आखिर क्यों हर जगह सोनाली हमारे बीच आ जाती है? क्या हमारी अपनी कोई निजी जिंदगी नहीं बची? मेरी बात सुनते ही अमित का चेहरा सख्त हो गया। वह नाराज होकर बोली, आखिर तुम्हें सोनाली से इतनी समस्या क्यों है? वह सिर्फ मेरी दोस्त है। इस समय मुश्किल दौर से गुजर रही है। अगर कुछ वक्त हमारे साथ बिताकर उसे अच्छा महसूस होता है तो इसमें गलत क्या है? मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि पढ़ी लिखी होने के बावजूद तुम्हारी सोच इतनी छोटी होगी। अमित की यह बात मेरे दिल में तीर की तरह चुभ गई थी। शादी के बाद यह पहला मौका था जब उन्होंने मेरी भावनाओं को समझने के बजाय मुझे ही गलत ठहरा दिया था। जब अमित ने मुझसे उस तरह का व्यवहार किया था तब गुस्से में करवट बदलकर वह तो सो गए थे, लेकिन मेरी आंखों से नींद कोसों दूर थी। मैं पूरी रात विचारों के भंवर में उलझी रही। आखिर अमित सोनाली को लेकर इतने ज्यादा हमदर्द क्यों थे? क्यों उन्हें मेरी भावनाओं की जरा भी परवाह नहीं थी? क्या सच में उनके और सोनाली के बीच कुछ चल रहा था? नहीं, ऐसा सोचना भी मेरे लिए पाप जैसा था। अमित सिर्फ मेरे थे, मुझे उन पर पूरा विश्वास था, लेकिन फिर भी मन के किसी कोने में उठता शक मुझे चैन नहीं लेने दे रहा था। पूरी रात मैं बेचैनी में करवट बदलती रही। अगले दिन रविवार था। सुबह अभी मैं नींद से उठी ही थी कि मेरठ से अमित के बड़े भैया भाभी आ गए। उनके आने से मुझे बहुत राहत महसूस हुई। लगा कि कम से कम कुछ दिनों के लिए घर का माहौल सामान्य हो जाएगा। नाश्ते के दौरान हम सब हंसी मजाक कर रहे थे। अमित भी पिछले दिन की बात भूलकर खुश नजर आ रही थी। तभी अचानक सोनाली वहां आ पहुंची। उसे देखते ही भाभी हैरानी से बोली, अरे सोनाली, तुम तो शादी करके लंदन चली गई थी ना, यहाँ कैसे? सोनाली ने बिना झिझक जवाब दिया, अब वापस आ गई हूँ भाभी। मैंने अपने पति से तलाक ले लिया है। फिर उसने तुरंत अमित की तरफ देखकर कहा, अमित, तुम मेरे साथ चल रहे हो ना? आज जो प्रोग्राम बनाया था वह कैंसिल मत करना। अमित ने सहजता से कहा, हाँ मैं चल रहा हूँ। भैया भाभी आप लोग बैठिए, मैं बस सोनाली के साथ एक ब्रोकर से मिलकर आता हूँ। इतना कहकर वह उसके साथ चले गए। उनके जाते ही मेरे चेहरे की मुस्कान गायब हो गई। इतने दिनों बाद घर में भैया भाभी आए थे, लेकिन अमित ने एक पल भी नहीं सोचा कि उन्हें वक्त देना चाहिए। मैं चुपचाप किचन में कॉफी बनाने चली गई। तभी बाहर से भाभी की धीमी आवाज मेरे कानों में पड़ी। वह भैया से पूछ रही थी, ये वही सोनाली है ना जो अमित की कंपनी में काम करती थी? भैया ने धीरे से कहा, हाँ वही। भाभी बोली, सुना था
अमित उससे शादी करना चाहता था, लेकिन उसने किसी एनआरआई से शादी करके लंदन चली गई थी। खैर, जो हुआ अच्छा हुआ। इतनी तेज तर्रार लड़की रिश्ते निभाना नहीं जानती। भगवान ने हमारे अमित को बचा लिया। भैया तुरंत बोले, धीरे बोलो, कहीं रितु सुन न ले। भाभी ने फिर कहा, मैं बस इतना कह रही हूँ कि अमित को अब सोनाली से दूरी बना लेनी चाहिए। तुमने देखा नहीं, उसके आते ही रितु का चेहरा कैसे उतर जाता है। भैया ने लंबी सांस लेते हुए कहा, अमित सिर्फ इंसानियत के नाते उसकी मदद कर रहा है। मैं अपने भाई को अच्छी तरह जानता हूँ। वह कभी कोई गलत कदम नहीं उठाएगा। उनकी बातें सुनकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई थी। मेरा पूरा शरीर सुन्न पड़ गया। भगवान, अमित कभी सोनाली से शादी करना चाहते थे और उन्होंने मुझे इस बारे में कभी कुछ नहीं बताया। शादी तो विश्वास की नींव पर टिकी होती है। फिर मुझसे इतनी बड़ी बात कैसे छुपाई गई। किसी तरह खुद को संभाल कर मैं कॉफी लेकर बाहर आई, लेकिन भीतर उठे तूफान को रोकना अब मेरे बस में नहीं था। भैया भाभी 3 दिन हमारे साथ रहे। उन दिनों मैंने सामान्य बने रहने की पूरी कोशिश की, मगर उनके जाते ही मैं फिर दुख के अथाह समुंदर में डूब गई। हर पल दर्द की टीस मेरे भीतर दौड़ती रहती। अमित ऑफिस चले जाते और मैं घंटों बिस्तर पर पड़ी सोचती रहती कि शायद सोनाली से शादी न कर पाने की कसक आज भी उनके दिल में बाकी है। शायद इसी वजह से वह उसकी ही बात मानते। तभी तो मेरी भावनाओं की अनदेखी करके भी उसके साथ वक्त बिताते रहते हैं। मेरा दिमाग हर समय इन्हीं सवालों में उलझा रहता। मुझे अपनी सहेली वंदना की कही बात याद आने लगती। रिश्ता तय होने पर उसने मुझसे कहा था, ऋतु, अगर मैं तेरी जगह होती तो यह रिश्ता ठुकरा देती। पत्नी हमेशा पति से ज्यादा सुंदर होनी चाहिए, तभी वह उस पर फिदा रहता है। तू नहीं जानती मर्दों की फितरत कैसी होती है। उस वक्त मुझे लगा था कि वंदना मेरे भाग्य से जल रही है, लेकिन आज उसकी बातें सच लगने लगी थी। मुझे लगने लगा था कि पुरुषों की नजर में सुंदरता ही सब कुछ होती है। आखिर अमित जैसा आकर्षक इंसान मेरे जैसी साधारण लड़की के साथ कब तक खुश रह सकता था। इन सब बातों ने मुझे अंदर से तोड़ना शुरू कर दिया। मम्मी अक्सर कहा करती थी कि पति के दिल का रास्ता उसके पेट से होकर जाता है। पत्नी अगर प्यार और समर्पण से घर संभाले तो पति हमेशा उसका होकर रहता है। लेकिन अब मुझे लगने लगा था कि शायद समय के साथ कहावतें भी बदल जाती हैं। तभी तो अमित के दिल में मेरे प्यार की जगह धीरे धीरे सोनाली ने ले ली थी। मैं अंदर ही अंदर घुटने लगी थी। एक शाम सोनाली फिर हमारे घर आई। वह बहुत परेशान लग रही थी। उसने बताया कि अकेलापन उसे अंदर से खाए जा रहा है। अमित बड़े प्यार से उसे समझाते रहे। रात काफी हो चुकी थी, इसलिए डिनर के बाद अमित ने उससे कहा कि वह आज यहीं गेस्ट रूम में रुक जाए और सुबह अपने घर चली जाए। सोनाली ने बिना झिझक उनकी बात मानी। यह सब देखकर मेरा दिमाग जैसे फटने लगा था। अगले दिन रविवार था। सुबह जल्दी उठकर मैं पार्क में जाकर बैठ गई। पिछली पूरी रात मेरी आंखों में ही कट गई थी। मन बेहद उदास था। आखिर यह सब कब तक चलता रहेगा? क्या मेरा कोई आत्मसम्मान नहीं था? क्या सिर्फ इसलिए कि मैं खूबसूरत नहीं हूँ मुझे हर चीज सहनी पड़ेगी? नहीं, अब बहुत हो चुका। शादी से पहले मैं केंद्रीय विद्यालय में मैथ्स और साइंस पढ़ाती थी। दिल्ली ट्रांसफर होने की वजह से मैंने नौकरी छोड़ दी थी, लेकिन अब मैं फिर से आत्मनिर्भर बनूंगी। उससे पहले मुझे अमित से साफ साफ बात करनी होगी। वह मेरी शराफत को मेरी कमजोरी समझने लगी। उन्हें फैसला करना होगा, या तो सोनाली से दूरी बनानी होगी या फिर मुझे खोने के लिए तैयार रहना होगा। मन में यह निश्चय करके मैं तेजी से घर की ओर लौटी। जैसे ही दरवाजे के पास पहुंची, अंदर से सोनाली की आवाज सुनाई दी। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। वह कह रही थी, अमित, मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। एक गलत फैसले ने मुझे तुमसे दूर कर दिया था, लेकिन अब मैं अपनी गलती सुधारना चाहती हूँ। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। यह सुनते ही मेरी सांसें जैसे थम गई।
तभी अमित की हैरान कर देने वाली आवाज आई, तुम ये क्या कह रही हो सोनाली? मैं शादीशुदा हूँ। सोनाली तुरंत बोली, मैं जानती हूँ, लेकिन यह भी जानती हूँ कि तुम आज भी मुझसे प्यार करते हो। रितु तुम्हारे लायक नहीं है। उसकी शक्ल देखी है तुमने? पता नहीं तुमने उससे शादी कैसे कर ली। तुम उसके साथ कभी खुश नहीं रह सकते। उसकी यह बात सुनते ही अमित गुस्से से चिल्ला पड़े, बस अपनी बकवास बंद करो सोनाली। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि तुम इतनी गिर जाओगे। तुमने मेरी दोस्ती को मेरा प्यार समझ लिया। हाँ, कभी मैं तुमसे शादी करना चाहता था, लेकिन जिस दिन तुमने गौरव से शादी की, उसी दिन मेरे दिल से तुम्हारे लिए सब खत्म हो गया था। मैं सिर्फ इंसानियत के नाते तुम्हारी मदद कर रहा था, लेकिन अब समझ आ रहा है कि वह मेरी सबसे बड़ी गलती थी। तुम्हारी नजरों में ऋतु बदसूरत हो सकती है, लेकिन मेरी नजरों में वह तुमसे 1000 गुना ज्यादा खूबसूरत है, क्योंकि उसके पास सुंदर चेहरा नहीं, सुंदर मन है। वह रिश्तों की कद्र करना जानती है। उसके लिए परिवार सबसे ऊपर है, और यह बात तुम कभी नहीं समझ सकते। इसलिए बेहतर होगा कि तुम अभी इसी वक्त यहाँ से चली जाओ और दोबारा इस घर में कदम रखने की कोशिश मत करना। कमरे में कुछ पल के लिए गहरी खामोशी छा गई। फिर गुस्से में पैर पटकती हुई सोनाली वहां से निकल गई। दरवाजे के बाहर खड़ी मैं फूट फूट कर रो पड़ना चाहती थी। अमित की बातें सुनकर मेरा मन अपराध बोध से भर गया। वह मुझसे इतना प्यार कर रहे थे, और मैं उनके बारे में जाने क्या क्या सोचती रही। सच ही तो है, इंसान की फितरत भी कितनी अजीब होती है। जो रिश्ता सबसे ज्यादा अपना होता है, शक की शुरुआत भी अक्सर वहीं से होती है। अमित की बातें सुनकर मेरे भीतर जैसे बरसों से जमा हुआ डर अचानक टूटकर बिखर गया। आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे, और दिल बार बार खुद को कोस रहा था। जिस इंसान ने हर मोड़ पर मेरा साथ दिया, उसी के प्यार पर मैंने शक कर लिया था। मैं धीरे धीरे कदम बढ़ाती हुई कमरे के अंदर आई। अमित जैसे ही मुड़े, मुझे सामने देखकर एक पल के लिए ठिठक गए। शायद उन्हें समझ आ गया था कि मैंने सब कुछ सुन लिया है। कुछ क्षणों तक कमरे में खामोशी पसरी रही। फिर मैं खुद को रोक नहीं पाई और फूट फूट कर रो पड़ी। अगले ही पल अमित तेजी से मेरे पास आए और मेरे कांपते हाथों को थाम लिए। उनकी आंखों में नाराजगी नहीं, बल्कि मेरे लिए चिंता दिखाई दे रही थी। उन्होंने बेहद नरम आवाज में कहा, रितु, तुम बाहर खड़ी सब सुन रही थी ना? मैं सिर झुकाकर रोती रही। शब्द जैसे गले में अटक गए थे। बड़ी मुश्किल से मैंने कहा, मुझे माफ कर दो अमित। मैंने आपके प्यार पर शक किया। मुझे लगा था शायद आप आज भी सोनाली से। इससे पहले कि मैं अपनी बात पूरी करती, अमित ने तुरंत मेरे होठों पर उंगली रख दी। फिर मेरी आंखों में देखते हुए बोली, गलती सिर्फ तुम्हारी नहीं है रितु। मुझे बहुत पहले समझ जाना चाहिए था कि सोनाली की मौजूदगी तुम्हें तकलीफ दे रही है। मैं बस इंसानियत निभाने में इतना उलझ गया कि अपनी पत्नी के दिल का दर्द देख ही नहीं पाया। उनके यह बात सुनकर मेरा दिल और भर आया। मैं उनसे लिपटकर बच्चों की तरह रोने लगी। उस दिन शायद पहली बार हमने बिना किसी झिझक के अपने दिल की सारी बातें एक दूसरे से कही थी। अमित ने बताया कि कॉलेज के दिनों में वह सचमुच सोनाली को पसंद करते थे। दोनों एक दूसरे के करीब भी थे, लेकिन सोनाली हमेशा महत्वाकांक्षी रही थी। उसे विदेश में बसने का सपना था। जब गौरव का रिश्ता आया, तो उसने बिना एक पल सोचे अमित से रिश्ता तोड़ लिया था। उस घटना ने अमित को अंदर से तोड़ दिया था। फिर कुछ साल बाद मेरी उनसे मुलाकात हुई, और धीरे धीरे उन्होंने जिंदगी को दोबारा जीना सीखा। अमित ने मेरा हाथ अपने हाथों में लेकर कहा, रितु, तुमने मुझे वह सुकून दिया जो शायद मुझे जिंदगी में कभी नहीं मिला था। तुम्हारे साथ मुझे घर जैसा एहसास होता है। तुम खुद को कभी किसी से कम मत समझना। उनकी बातें सुनकर मुझे एहसास हुआ कि हम औरतें अक्सर खुद को दूसरों की नजरों से देखने लगते हैं, जबकि असली सुंदरता चेहरे में नहीं, रिश्तों को निभाने के तरीके में होती है।
उस घटना के बाद जिंदगी धीरे धीरे सामान्य होने लगी थी। अमित पहले से ज्यादा मेरा ख्याल रखने लगे। ऑफिस से लौटकर सीधी मेरे पास आकर बैठ जाते, कभी किचन में मेरी मदद करते, तो कभी शाम को मुझे बाहर घुमाने ले जाते। कई महीनों बाद मुझे फिर वही पुराना अमित वापस मिलता हुआ महसूस हो रहा था। लेकिन शायद जिंदगी इतनी आसानी से सुकून देने वाली नहीं थी। एक दिन अचानक मेरठ से भाभी का फोन आया। उनकी आवाज काफी घबराई हुई थी। उन्होंने बताया कि पापा जी की तबीयत अचानक बिगड़ गई है और डॉक्टर ने हार्ट से जुड़ी समस्या बताई है। यह सुनते ही अमित तुरंत परेशान हो गए। अगले ही दिन हम दोनों मेरठ पहुंच गए। घर का माहौल बहुत भारी था। मम्मी जी की आंखें लगातार रोने की वजह से सूज चुकी थी। बड़े भैया अस्पताल और घर के बीच भागदौड़ कर रहे थे। उस वक्त पहली बार मैंने महसूस किया कि परिवार सिर्फ खुशियों में साथ रहने का नाम नहीं होता। मुश्किल वक्त में एक दूसरे का सहारा बनना ही असली रिश्तेदारी होती है। मैंने बिना देर किए पूरे घर की जिम्मेदारी अपने हाथों में ले ली। सुबह अस्पताल के लिए खाना बनाना, दवाइयों का ध्यान रखना, मम्मी जी को संभालना, आने जाने वाले रिश्तेदारों की खातिरदारी करना, हर काम मैं बिना थके करती रही। कई बार रात के 2-2 बजे तक मैं अस्पताल में बैठी रहती। अमित मुझे देखते तो उनकी आंखों में मेरे लिए सम्मान और गहरा हो जाता। एक रात जब मैं अस्पताल के कॉरिडोर में चुपचाप बैठी थी, तब मम्मी जी ने मेरा हाथ पकड़कर कहा, रितु, सच कहूं तो शुरुआत में मुझे लगता था कि तू हमारे अमित के लायक नहीं है, लेकिन आज समझ आया कि घर सुंदर चेहरे से नहीं, संस्कारों से चलता। तूने इस परिवार को जोड़कर रखा है। उनकी बातें सुनकर मेरी आंखें भर आई। शायद पहली बार मुझे लगा था कि मैंने सच में इस घर में अपनी जगह बना ली है। करीब 15 दिन बाद पापा जी की हालत में सुधार आने लगा था। डॉक्टर ने उन्हें घर ले जाने की अनुमति दे दी। पूरा परिवार राहत की सांस ले रहा था। लेकिन इसी बीच एक ऐसी घटना हुई जिसने घर की शांति फिर से हिला दी। बड़े भैया की बेटी श्रेया अचानक घर छोड़कर चली गई थी। उसने अपने कॉलेज के एक लड़के के साथ शादी करने का फैसला कर लिया था। यह खबर सुनते ही भैया का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उन्होंने साफ कह दिया कि अब उनका उससे कोई रिश्ता नहीं है। मम्मी जी लगातार रो रही थी। पूरे मोहल्ले में बातें होने लगी थी। हर कोई परिवार की परवरिश पर सवाल उठा रहा था। उस रात घर में किसी ने खाना तक नहीं खाया। तभी अचानक मेरे मन में अपना पुराना दर्द ताजा हो गया। मुझे याद आया कि कैसे समाज हर गलती का दोष औरतों पर डाल देता। मैंने हिम्मत करके भैया से कहा, भैया, गलती श्रेया से हुई है, लेकिन इस वक्त उसे आपकी सबसे ज्यादा जरूरत है। अगर आप भी उसका साथ छोड़ देंगे तो वह पूरी तरह टूट जाएगी। भैया गुस्से में बोले, उसने हमारी इज्जत मिट्टी में मिला दे रही। तो मैंने शांत स्वर में कहा, इज्जत सिर्फ समाज की नजरों में नहीं होती भैया, असली इज्जत रिश्तों को बचाने में होती है। मेरी बात सुनकर घर में सन्नाटा छा गया। अमित भी चुपचाप मुझे देख रहे थे। शायद उन्हें अंदाजा नहीं था कि हमेशा चुप रहने वाली रितु के भीतर इतनी मजबूती भी छिपी है। अगले दिन मैंने खुद श्रेया को फोन किया। वह दूसरी तरफ फूट फूट कर रो रही थी। उसने बताया कि लड़के वालों ने उसे अपनाने से मना कर दिया है और अब वह एक दोस्त के घर रह रही है। उसकी हालत सुनकर मेरा दिल कांप उठा। मैंने बिना किसी को बताए अमित के साथ जाकर उसे वापस घर ले आई। शुरुआत में भैया बहुत नाराज हुए, लेकिन जब उन्होंने अपनी बेटी को टूटे हुए हाल में देखा तो उनका गुस्सा भी पिघल गया। उस दिन मुझे महसूस हुआ कि रिश्तों को जोड़ने के लिए सिर्फ प्यार नहीं, बहुत साहस भी चाहिए होता है। धीरे धीरे समय फिर पटरी पर लौटने लगा। श्रेया ने अपनी पढ़ाई दोबारा शुरू कर दी थी और घर का माहौल भी पहले जैसा होने लगा था। लेकिन जिंदगी ने मेरे लिए अभी एक और परीक्षा बचाकर रखी थी। दिल्ली लौटने के कुछ महीनों बाद मुझे पता चला कि मैं मां बनने वाली हूँ। यह खबर सुनते ही अमित खुशी से पागल हो गए थे। उन्होंने मुझे गोद में उठाकर पूरे घर कमरे में घुमा दिया था। उनकी आंखों में बच्चों जैसी चमक थी। उन्होंने तुरंत कहा,
अब तुम कोई काम नहीं करोगे, बस अपना और हमारे बच्चे का ध्यान रखोगे। घर में भी सब बहुत खुश थे। मम्मी जी रोज फोन करके मेरी तबीयत पूछती, भाभी तरह तरह के नुस्खे बताती। जिंदगी जैसे फिर से रंगों से भर गई थी। लेकिन चौथे महीने में अचानक मुझे तेज दर्द शुरू हुआ। अस्पताल पहुंचते पहुंचते मेरी हालत बिगड़ चुकी थी। डॉक्टरों ने बहुत कोशिश की, मगर मैं अपना बच्चा नहीं बचा पाई। उस दिन मुझे लगा जैसे मेरी दुनिया खत्म हो गई हो। मैं घंटों अस्पताल के बेड पर निढाल पड़ी रहती। किसी से बात करने का मन नहीं करता था। मुझे खुद से नफरत होने लगी थी। लगता था जैसे मैं कभी किसी को खुशियां दे ही नहीं सकती। लेकिन उस कठिन दौर में अमित ने जिस तरह मेरा साथ दिया, उसने मेरे टूटे हुए मन को फिर से संभाल लिया। वह पूरी रात मेरे पास बैठे रहते। जब मैं रोती तो चुपचाप मेरा हाथ पकड़ लेते। उन्होंने कभी मुझे कमजोर महसूस नहीं होने दिया। एक रात उन्होंने मेरे माथे को चूमते हुए कहा, रितु, बच्चा खोना सिर्फ तुम्हारा दर्द नहीं है, मैंने भी अपना हिस्सा खोया है। लेकिन अगर तुम टूट गई तो मैं भी बिखर जाऊंगा। उनकी यह बात सुनकर मैं उनसे लिपट कर बहुत देर तक रोती रही। उस दिन मुझे एहसास हुआ कि सच्चा पति वही होता है जो सिर्फ खुशियों में नहीं, औरत के सबसे कमजोर वक्त में भी उसका हाथ थामे खड़ा रहे। समय धीरे धीरे हर घाव भर देता है। करीब 1 साल बाद मेरी जिंदगी में फिर खुशियों ने दस्तक दी। इस बार जब मैंने बेटी को जन्म दिया तो पूरा घर खुशियों से झूम उठा। अमित ने उसे पहली बार गोद में लेकर कहा, मेरी परी बिल्कुल अपनी माँ जैसी है। मैं मुस्कुराकर उन्हें देखती रह गई। कभी जिस रंग और चेहरे को लेकर मैं खुद को कम समझती थी, आज वही चेहरा मेरी बेटी की पहचान बन गया था। उस दिन मुझे महसूस हुआ कि आत्मविश्वास से बड़ी कोई सुंदरता नहीं होती। बेटी के आने के बाद हमारा रिश्ता और मजबूत हो गया था। अमित अब पहले से ज्यादा जिम्मेदार और भावुक हो गए थे। रात में बेटी को गोद में लेकर घंटों उसे कहानियां सुनाते रहते। कई बार मैं चुपचाप उन्हें देखती और सोचती कि अगर उस दिन मैंने जल्दबाजी में अपने रिश्ते को तोड़ने का फैसला कर लिया होता, तो शायद जिंदगी की ये खूबसूरत खुशियां कभी मुझे नहीं मिलती। सच तो यह है कि हर रिश्ते में कभी ना कभी गलतफहमियां आती हैं, लेकिन रिश्ते टूटते तब है जब लोग बात करना बंद कर देते हैं। मैंने और अमित ने उस दिन एक दूसरे को खोने के डर से नहीं, बल्कि एक दूसरे को समझने की कोशिश करके अपने रिश्ते को बचाया था। और शायद यही किसी भी शादी की सबसे मजबूत नींव होती है। बेटी के जन्म के बाद जैसे हमारे घर की दुनिया ही बदल गई है। जिस घर में कभी खामोशी और तनाव पसरा रहता था, वहां अब छोटी सी किलकारी हर कोने को खुशियों से भर देती थी। अमित ऑफिस से लौटते ही सबसे पहले अपनी बेटी को गोद में उठा लेते। कई बार तो वह जूते तक उतारना भूल जाते और सीधे उसके पालने के पास पहुंच जाते। मम्मी जी फोन पर रोज नई नई सलाह देती। भाभी कहती, देखना रितु, बेटियां घर में बरकत लेकर आती हैं। और सच कहूं तो मुझे भी ऐसा ही महसूस होने लगा था। मेरी जिंदगी जो कभी असुरक्षा और डर में उलझ गई थी, अब उसमें एक अजीब सा सुकून आ चुका था। मैंने अपनी बेटी का नाम आर्या रखा था। अमित को यह नाम इतना पसंद आया कि उन्होंने उसी दिन उसके नाम का छोटा सा सिल्वर ब्रेसलेट बनवा दिया। कई बार रात को मैं उन दोनों को साथ सोते हुए देखती और मन ही मन भगवान को धन्यवाद देती कि उन्होंने मेरा घर टूटने से बचा लिया। लेकिन शायद जिंदगी हमेशा एक जैसी नहीं रहती। कुछ समय बाद परिस्थितियां फिर बदलने लगी थी। आर्या भी 1.5 साल की ही हुई थी कि अमित के ऑफिस में एक नया प्रोजेक्ट शुरू हुआ। उस प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी सीधे अमित को दे दी गई थी। अब वह पहले से ज्यादा बिजी रहने लगे थे। देर रात तक ऑफिस में मीटिंग्स चलती। कई बार तो वह आधी रात के बाद घर लौटते। शुरुआत में मैंने इसे सामान्य समझा। आखिर जिम्मेदारियां बढ़ने के साथ काम का दबाव भी बढ़ जाता है। लेकिन धीरे धीरे
मैंने महसूस किया कि अमित मानसिक रूप से बहुत परेशान रहने लगे हैं। पहले वह घर आते ही मेरे पास बैठकर बातें करते थे, लेकिन अब अक्सर चुपचाप बालकनी में जाकर घंटों बैठे रहते। उनके चेहरे पर हर वक्त तनाव दिखाई देता। एक रात मैंने उनसे पूछा भी, सब ठीक है ना अमित? उन्होंने मुस्कुराने की कोशिश करते हुए कहा, हाँ, बस काम का थोड़ा प्रेशर है। मगर उनकी आंखें बता रही थी कि बात सिर्फ इतनी नहीं है। उसी दौरान एक दिन उनके ऑफिस से फोन आया। अमित अचानक ऑफिस में बेहोश हो गए थे। यह सुनते ही मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मैं तुरंत आर्या को पड़ोसन के पास छोड़कर अस्पताल भागी। वहाँ डॉक्टर ने बताया कि लगातार तनाव और नींद की कमी की वजह से उनका ब्लड प्रेशर बहुत बढ़ गया था। डॉक्टर की बातें सुनकर मैं अंदर तक डर गई थी। अमित हमेशा पूरे परिवार का सहारा बने रहे, लेकिन शायद किसी ने यह जानने की कोशिश ही नहीं की कि उनके भीतर कितना दबाव जमा हो चुका था। उस रात जब वे अस्पताल के बेड पर सो रहे थे, तब पहली बार मैंने महसूस किया कि परिवार की जिम्मेदारियां सिर्फ पुरुषों को मजबूत नहीं बनाती, कई बार उन्हें अंदर से खोखला भी कर देती हैं। अस्पताल से लौटने के बाद मैंने ठान लिया था कि अब अमित को इस तरह अकेले सब कुछ नहीं झेलने दूंगी। मैंने फिर से नौकरी करने का फैसला किया। शुरुआत में अमित इसके खिलाफ थे। उन्होंने कहा, मुझे तुम्हारी कमाई की जरूरत नहीं है रितु। लेकिन मैंने शांत स्वर में जवाब दिया, यह बात पैसों की नहीं है अमित, यह साथ निभाने की बात है। शादी सिर्फ पति के कमाने और पत्नी के घर संभालने का नाम नहीं होती। मेरी बात सुनकर वह चुप हो गए। कुछ ही दिनों बाद मैंने पास के एक स्कूल में मैथ्स टीचर की नौकरी ज्वाइन कर ली। इतने सालों बाद फिर से बच्चों के बीच जाकर मुझे लगा जैसे मैंने खुद को दोबारा पा लिया हो। स्कूल की छोटी छोटी बातें, बच्चों की मासूम शरारतें और पढ़ाने का सुकून मेरे भीतर नई ऊर्जा भरने लगा था। सबसे बड़ी बात यह थी कि अब अमित के चेहरे पर भी थोड़ा सुकून दिखाई देने लगा था। वह कई बार मुस्कुराकर कहते, अब समझ आया कि मेरी पत्नी सिर्फ अच्छी बहू और माँ ही नहीं, बहुत शानदार टीचर भी है। जिंदगी धीरे धीरे फिर संतुलन में लौट रही थी, मगर तभी एक ऐसा तूफान आया जिसने पूरे परिवार की नींव हिला दी। एक शाम मेरठ से बड़े भैया का घबराया हुआ फोन आया। उन्होंने बताया कि पापा जी अचानक घर से कहीं चले गए हैं। सुबह टहलने निकले थे, लेकिन वापस नहीं लौटे। यह सुनते ही पूरा परिवार घबरा गया। अमित तुरंत मुझे और आर्या को लेकर मेरठ पहुंचे। घर का माहौल देखकर दिल कांप उठा। मम्मी जी बदहवास होकर रो रही थी। भाभी लगातार रिश्तेदारों को फोन कर रही थी। भैया पुलिस स्टेशन के चक्कर लगा रहे थे। पापा जी पिछले कुछ महीनों से भूलने की बीमारी से जूझ रहे थे, लेकिन किसी ने यह अंदाजा नहीं लगाया था कि बात इतनी बढ़ जाएगी। अगले 2 दिन पूरे परिवार ने उन्हें हर जगह तलाश किया। मंदिर, अस्पताल, रेलवे स्टेशन, यहाँ तक कि पुराने जान पहचान वालों के घर भी देख लिए गए, मगर उनका कहीं पता नहीं चला। तीसरे दिन रात को अचानक पुलिस का फोन आया। पापा जी शहर के दूसरे कोने में एक मंदिर के बाहर बैठे मिले थे। जब हम उन्हें लेने पहुंचे तो उन्हें देखकर मेरी आंखें भर आई। वह एक कोने में चुपचाप बैठे थे और बार बार सिर्फ एक ही बात कह रहे थे, मुझे घर जाना। उस दिन पहली बार मैंने अमित को टूटते हुए देखा। वह अपने पिता के सामने बच्चे की तरह रो पड़े थे। घर लौटने के बाद डॉक्टर ने साफ कह दिया कि पापा जी अल्जाइमर की शुरुआती स्टेज में हैं। अब उन्हें हर वक्त किसी न किसी की जरूरत पड़ेगी। यह सुनते ही घर में जैसे एक और जिम्मेदारी का पहाड़ टूट पड़ा था। समस्या सिर्फ बीमारी तक सीमित नहीं थी। असली परेशानी तब शुरू हुई जब प्रॉपर्टी को लेकर रिश्तेदारों ने जहर घोलना शुरू कर दिया। दूर के चाचा और ताऊ तरह तरह की बातें करने लगे। कोई कहता
अब बुजुर्ग आदमी को समझ ही क्या है, जल्दी से जमीन अपने नाम करा लो। तो कोई भाभी के कान भरता कि बाद में सब कुछ अमित ले जाएगा। धीरे धीरे घर का माहौल खराब होने लगा। बड़े भैया पहले से ज्यादा चिड़चिड़े रहने लगे। भाभी हर छोटी बात पर ताने मारने लगी। एक दिन तो बात इतनी बढ़ गई कि भाभी गुस्से में बोली, अमित तो दिल्ली में आराम से रहता है, माँ बाप की जिम्मेदारी सिर्फ हमारे हिस्से क्यों है? उनकी यह बात सुनते ही अमित का चेहरा उतर गया। मैंने पहली बार महसूस किया कि जिम्मेदारियां सिर्फ आर्थिक नहीं होती, भावनात्मक बोझ भी इंसान को अंदर से तोड़ देता है। उस रात अमित देर रात तक छत पर बैठे रहे। मैं चुपचाप उनके पास जाकर बैठ गई। काफी देर बाद उन्होंने भरी आवाज में कहा, रितु मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। एक तरफ माँ पापा है, दूसरी तरफ अपना घर और जिम्मेदारी। मैंने उनका हाथ पकड़कर कहा, परिवार बोझ नहीं होता अमित, बस कभी कभी रिश्तों को बचाने के लिए फैसले कठिन लेने पड़ते। अगले ही दिन मैंने एक ऐसा प्रस्ताव रखा जिससे पूरा परिवार हैरान रह गया। मैंने कहा, मम्मी पापा अब हमारे साथ दिल्ली चलेंगे। शुरुआत में भाभी को लगा शायद मैं दिखावा कर रही हूँ, लेकिन जब मैंने सचमुच उनकी दवाइयों से लेकर कमरे तक की तैयारी शुरू कर दी, तब सब चुप हो गए। मम्मी जी की आंखों में आंसू आ गए तो उन्होंने कांपती आवाज में कहा, बेटी तू बहू बनकर नहीं, सच में बेटी बनकर आई है इस घर में। उनकी बात सुनकर मेरा गला भर गया। उस पर मुझे महसूस हुआ कि रिश्ते खून से नहीं, निभाने से बनते। दिल्ली आने के बाद जिंदगी का एक बिल्कुल नया अध्याय शुरू हुआ था। घर अब पहले से कहीं ज्यादा बड़ा लगने लगा क्योंकि उसमें जिम्मेदारियों की आवाजें बढ़ गई। सुबह आँख खुलते सबसे पहले पापा जी की दवाइयों का ध्यान रखना पड़ता। कभी वह रात में उठकर दरवाजा खोलने लगते तो कभी अचानक मम्मी जी को पहचानने से इनकार कर देते। कई बार तो वह मुझे देखकर पूछ बैठते, बेटी तुम कौन हो, हमारे घर में कब आई? उनकी बातें सुनकर दिल अंदर तक कांप जाता, लेकिन मैं हर बार मुस्कुराकर उनका हाथ पकड़ लेती और कहती कि मैं आपकी रितु हूँ पापा जी, आपकी छोटी बहू। कुछ देर बाद वे मासूम बच्चों की तरह मुस्कुरा देते। बीमारी ने उनके दिमाग की यादें धुंधली कर दी थी, लेकिन उनके भीतर का अपनापन अभी भी जिंदा था। अमित ऑफिस और घर के बीच खुद को बांटने की कोशिश करते। दिन भर की थकान के बावजूद रात में मैं पापा जी के कमरे में जाकर बैठते, उनसे पुरानी बातें करती, कभी उनकी पसंद के गाने चला देते। कई बार मैं चुपचाप दरवाजे पर खड़ी उन्हें देखती और सोचती कि बेटे चाहे कितने भी बड़े क्यों न हो जाए, पिता की कमजोरी उन्हें भीतर से हमेशा बच्चा बना देती। धीरे धीरे मम्मी जी भी दिल्ली के माहौल में ढलने लगी थी। शुरुआत में उन्हें मेरठ का घर छोड़ने का बहुत दुख था। वह बार बार पुराने पड़ोसी और मंदिर की बातें करती, लेकिन आर्या ने उनकी जिंदगी में फिर से रंग भर दिए थे। छोटी सी आर्या हर वक्त दादा दादी के आसपास घूमती रहती, कभी पापा जी के चश्मे से खेलती तो कभी मम्मी जी की गोद में चढ़कर कहानियां सुनने लगती। कई बार पापा जी अपनी भूलने की बीमारी के बावजूद आर्या को देखकर खिल उठते और कहते, ये बिल्कुल अमित जैसी है। उनकी आंखों में उस वक्त जो चमक दिखाई देती वह किसी दवा से ज्यादा असर करती। घर के माहौल में फिर से थोड़ी गर्माहट लौट रही थी, लेकिन इंसान की जिंदगी शायद कभी पूरी तरह शांत नहीं होती। मुश्किलें किसी न किसी रूप में रास्ता ढूंढ ही लेती। एक दिन स्कूल से लौटते समय मैंने देखा कि घर के बाहर एक अनजान कार खड़ी थी। वो अंदर गई तो ड्राइंग रूम में बड़े ताऊजी और उनके बेटे विकास बैठे। उनके चेहरे पर बनावटी चिंता दिखाई दे रही। जैसे ही मैं अंदर पहुंची ताऊजी भारी आवाज में बोले, बहू हमने सुना भाई साहब की तबीयत बहुत खराब है, इसलिए मिलने चला है। मैंने सम्मान से उन्हें चाय दी, लेकिन उनकी आंखें बार बार घर के कोनों को इस तरह देख रही थी जैसे वे किसी और मकसद से आए। रात में जब सब सो गए तब मैंने अमित और ताऊजी की बातचीत अनजाने में सुन ली थी। ताऊजी कह रहे थे, देखो अमित, बीमारी का कोई भरोसा नहीं होता, बाद में कानूनी झंझट खड़े हो जाए उससे पहले प्रॉपर्टी का बंटवारा साफ कर लेना चाहिए। अमित ने शांत स्वर में कहा, ताऊजी पापा भी जिंदा है और जब तक वह है इस घर की हर चीज उन्हीं की है। लेकिन विकास तुरंत बोल पड़ा, भैया दुनिया बहुत खराब है, बाद में कोई भी कागज निकल सकता है, फिर पछताना पड़ेगा। उनकी बातों में साफ लालच झलक रहा था। उस रात पहली बार मुझे एहसास हुआ कि बीमारी सिर्फ इंसान को कमजोर नहीं कहती, कई रिश्तों की असलियत भी सामने ले आती है। अगले कुछ दिनों में ताऊजी का आना जाना बढ़ गया था। वह बार बार पापा जी को अलग ले जाकर कुछ ना कुछ समझाने की कोशिश करते। कई बार पापा जी उलझन में पड़ जाते और मुझसे पूछते, रितु क्या मैं अपना घर बेच रहा हूँ? उनकी बातें सुनकर मेरा दिल बैठ जाता। मैंने तुरंत अमित को सब बताया। अमित पहले तो चुप रहे, लेकिन धीरे धीरे वह भी समझने लगे थे कि रिश्तेदार बीमारी का फायदा उठाना चाहते। उसी रात उन्होंने फैसला लिया कि अब पापा जी के सारे जरूरी कागज और बैंक की जिम्मेदारी वे खुद संभालेंगे। शायद यही बात कुछ लोगों को चुप गई थी। इसी बीच मेरी जिंदगी में एक और बदलाव आया।
स्कूल में मेरी मेहनत देखकर प्रिंसिपल ने मुझे सीनियर कोऑर्डिनेटर की जिम्मेदारी दे दी थी। यह मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। इतने सालों बाद मुझे लग रहा था कि मैं सिर्फ बहू और माँ ही नहीं, अपनी खुद की पहचान भी बना रही। लेकिन जहाँ एक तरफ खुशी थी, वहीं दूसरी तरफ जिम्मेदारियों को बोझ भी बढ़ता जा रहा था। सुबह घर संभालना, फिर स्कूल जाना, वापस घर आकर पापा जी और आर्या का ध्यान रखना, रात में अमित की थकान थकान समझना। कई बार मुझे लगता जैसे मैं खुद को कहीं पीछे छोड़ती जा रही, मगर हर बार अमित मेरे लिए सहारा बन जाते थे। एक रात जब मैं किचन में चुपचाप बैठी रो रही थी, तब उन्होंने पीछे से आकर मेरा कंधा पकड़ लिया। वे बोले, रितु, तुम हर किसी का ख्याल रखते हो, लेकिन खुद को भूल जाती। उनकी बात सुनकर मेरी आंखें फिर भर आई। सच तो यह था कि औरत अक्सर अपने परिवार को संभालते संभालते खुद की थकान महसूस करना ही छोड़ देती है। कुछ ही समय बाद एक ऐसी घटना हुई जिसने पूरे घर की नींद उड़ा दी। उस दिन रविवार था। मैं सुबह पूजा की तैयारी कर रही थी कि अचानक आर्या जोर जोर से रोने लगी। दौड़कर बाहर आई तो देखा पापा जी घर के मुख्य दरवाजे से बाहर निकल चुके थे। उनका चेहरा घबराया हुआ था। वह बार बार कह रहे थे, मुझे अपने पुराने घर जाना है, मेरी माँ मेरा इंतजार कर रही। उनकी हालत देखकर मेरा दिल कांप उठा। अमित तुरंत उनके पीछे भागे, लेकिन पापा जी ने पहली बार उन्हें धक्का दे दिया। उनकी आंखों में डर था, जैसे वह हमें पहचान ही नहीं पा रहे। किसी तरह उन्हें वापस अंदर लाया गया, मगर उस दिन के बाद बीमारी तेजी से बढ़ने लगी थी। डॉक्टर ने साफ कहा कि अब उन्हें 24 घंटे निगरानी की जरूरत होगी। यह सुनते ही घर में फिर चिंता फैल गई। भाभी फोन पर बार बार कहती कि दिल्ली में सब संभालना आसान नहीं था, मगर मैंने साफ कह दिया था कि अब मम्मी पापा कहीं नहीं जाएंगे। शायद इसी वजह से धीरे धीरे बड़े भैया और भाभी के मन में दूरी आने लगी थी। उन्हें लगने लगा था कि दिल्ली आने के बाद माँ पापा सिर्फ अमित और मेरे होकर रह गए। रिश्तों में एक खामोश दरार मुझे साफ दिखाई देने लगी थी। एक शाम अचानक श्रेया दिल्ली आ गई। उसे देखकर मैं खुश हो गई थी। वह पहले से ज्यादा समझदार लग रही थी। उसने पढ़ाई पूरी करने के बाद नौकरी शुरू कर दी थी। रात में उसने मेरे पास बैठकर कहा, चाची, अगर उस दिन आप मुझे घर वापस न लाती तो शायद मैं जिंदा भी नहीं रहती। उसकी आंखों में कृतज्ञता थी। फिर उसने धीरे से बताया कि अब बड़े भैया इसके लिए रिश्ता देख रहे हैं, लेकिन हर जगह लोग उसके पुराने फैसले को लेकर सवाल उठाते। यह सुनकर मेरा दिल दुख से भर गया। समाज लड़कों की गलतियां जल्दी भूल जाता है, लेकिन लड़कियों के हिस्से का फैसला उम्र भर उनका पीछा करता रहता है। मैंने उसका हाथ पकड़ कर कहा, गलतियां इंसान से होती हैं श्रेया, जिंदगी वहीं खत्म नहीं हो जाती। मेरी बात सुनकर वह रो पड़े और मेरे गले लग गई। उसी रात मैंने पहली बार महसूस किया, शायद भगवान मुझे हर मोड़ पर इसलिए मजबूत बना रहे थे ताकि मैं दूसरों का सहारा बन सकूं। लेकिन जिंदगी में अभी सबसे बड़ा तूफान दिखाना बाकी रखा था। कुछ दिनों बाद स्कूल से लौटते समय मुझे अचानक भाभी का फोन आया। उनकी आवाज कांप रही थी। उन्होंने रोते हुए कहा, रितु, जल्दी घर पहुंचो, पापा जी कहीं नहीं मिल रहे। यह सुनते ही मेरे हाथ पैर सुन पड़ गए। तुरंत घर की तरफ भागी। पता चला कि दोपहर में मम्मी जी की आंख लग गई थी और उसी दौरान पापा जी चुपचाप बाहर निकल गए। इस बार मामला पहले से ज्यादा गंभीर था। रात हो चुकी थी, लेकिन उनका कहीं पता नहीं चल रहा था। अमित और भैया अलग अलग दिशाओं में उन्हें ढूंढ रहे थे। पुलिस में शिकायत दर्ज हो चुकी थी। मम्मी जी बार बार बेहोश हो रही थी। उस रात घर का हर इंसान डर और बेचैनी में डूबा हुआ था। आर्या भी सहमी हुई मेरी गोद में चिपकी बैठी थी। लगभग रात के 2 बजे पुलिस का फोन आया। पापा जी रेलवे स्टेशन के पास में थे। जब हम वहां पहुंचे तो वे प्लेटफॉर्म के कोने में बैठे रो रहे थे। हमें देखते ही मासूम बच्चे की तरह बोले, मुझे घर का रास्ता भूल गया। उनकी बात सुनकर वहां मौजूद हर इंसान की आंखें नम हो गई। उस रात घर लौटते वक्त अमित पूरी तरह टूट चुके थे। कार चलाते उनकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। मैंने पहली बार उनका हाथ पकड़ा, उतनी मजबूती से कहा, आप अकेले नहीं अमित, यह परिवार हम दोनों का है, इसे हम साथ मिलकर संभालेंगे। और शायद उसी पल हमारे रिश्ते ने प्यार से आगे बढ़कर साझेदारी का असली अर्थ सीख लिया था। उस रात के बाद जैसे हमारे घर की जिंदगी पूरी तरह बदल गई। पापा जी की हालत पहले जैसी नहीं रहती। कभी वह सुबह उठते ही मम्मी जी को अपनी माँ समझ बैठते, तो कभी आर्या को देखते ही अमित अपनी छोटी बहन को स्कूल छोड़ना आना। उनकी यादें धीरे धीरे समय की धुंध में खोती जा रही थी। लेकिन सबसे ज्यादा तकलीफ तब होती जब वह खुद अपनी हालत समझकर चुपचाप रोने लगते। कई बार रात के सन्नाटे में उनकी धीमी सिसकियां सुनाई देती। वह बार बार बस एक ही बात कहते, मैं सब भूलता जा रहा हूँ। उस वक्त मेरा दिल अंदर तक टूट जाता था। बीमारी सिर्फ इंसान की याददाश्त नहीं छीनती, उसका आत्मसम्मान भी धीरे धीरे तोड़ देती है।
अमित अब पहले से ज्यादा शांत रहने लगे थे। ऑफिस, घर और अस्पतालों के चक्कर लगाते लगाते जैसे उम्र से पहले बूढ़े हो रहे। मैं समझ सकती थी कि वे भीतर से कितने टूट चुके हैं, इसलिए मैंने खुद को और मजबूत बना लिया था। अब मैं सिर्फ पत्नी नहीं, इस पूरे परिवार की धुरी बन चुकी थी। इसी बीच एक दिन अचानक बड़े भैया दिल्ली आए। उनके चेहरे पर अजीब सी बेचैनी थी। रात के खाने के बाद उन्होंने अमित से अकेले में बात करनी चाहिए। मैं किचन में थी, लेकिन उनकी ऊंची होती आवाजें साफ सुनाई दे रही थी। भैया कह रहे थे, अमित, अब यह सब अकेले हमसे नहीं समझ रहा। मेरठ वाला घर भी खाली पड़ा, खर्चे बढ़ते जा रहे हैं, मेरा बिजनेस भी घाटे में चल रहा है। अमित ने शांत स्वर में पूछा, तो आप कहना क्या चाहते हैं? कुछ पल चुप रहने के बाद उन्होंने कहा, मुझे लगता है मेरठ वाला पुश्तैनी घर बेच देना चाहिए। उनकी यह बात सुनते ही जैसे घर की दीवारों तक में सन्नाटा छा गया। उसी घर में अमित और भैया का बचपन बीता था। मम्मी जी की शादी की पहली यादें थी। पापा जी ने अपनी जिंदगी की पूरी कमाई लगाकर उसे बनाया था। अमित की आंखें भर आई। उन्होंने भारी आवाज में कहा, भैया, पापा जी जीते जी उस घर को बेचने की बात भी नहीं सोच सकते। लेकिन भैया अचानक गुस्से में बोले, पापा जी को अब याद भी कहाँ रहता है हमें, जिनकी भावनाओं से नहीं चलती। उनकी यह बात मेरे दिल में चुभ गई थी। पहली बार मुझे लगा कि जिम्मेदारियां इंसान को कितना कठोर बना देती है। वह रिश्तों से ज्यादा मजबूरियों को देखने लगता है। उस रात अमित बहुत देर तक बालकनी में बैठे रहे। मैं चुपचाप उनके पास जाकर खड़ी हो गई। काफी देर तक वह कुछ नहीं बोले। फिर अचानक उनकी आंखों से आंसू निकल पड़े। वह धीमी आवाज में बोले, पीतू, मुझे डर लग रहा है कि इस बीमारी और जिम्मेदारियों के बीच हमारा परिवार बिखर न जाए। मैंने उनका हाथ अपने हाथों में लेकर कहा, परिवार घर की दीवारों से नहीं टूटता में, लोग जब एक दूसरे को समझना छोड़ देते हैं तब टूटता है। मेरी बात सुनकर उन्होंने पहली बार हल्की सी मुस्कान दी। अगले दिन उन्होंने एक बड़ा फैसला लिया। उन्होंने मेरठ वाला घर बेचने से साफ मना कर दिया। कहा कि चाहे उन्हें अपनी बचत क्यों न लगानी पड़े, वह पापा जी की आखिरी निशानी कभी नहीं बिकने देंगे। भैया नाराज होकर वापस चले गए। जाते वक्त उनके चेहरे पर दर्द दिखा और अहंकार भी। शायद उन्हें लग रहा था कि अब अमित उनसे दूर होते जा रहे। समय धीरे धीरे आगे बढ़ता रहा। पापा जी की हालत और बिगड़ने लगी थी। अब उन्हें कई बार खाना तक खिलाना पड़ता था। मम्मी जी भी अंदर से टूटने लगी थी। एक दिन मैंने उन्हें मंदिर के सामने बैठकर चुपचाप रोते देखा। उन्होंने कांपती आवाज में कहा, रितु, तेरे पापा जी कभी इतने कमजोर नहीं थे, पूरी जिंदगी सबको संभालते रहे, आज खुद बच्चे बन गए। उनकी बातें सुनकर मेरी आंखें भर आई थी। सच ही तो है, जिंदगी का सबसे कठिन दौर वह होता है जब माँ बाप धीरे धीरे बच्चों पर निर्भर होने लगे। उसी रात मैंने फैसला किया, अब मैं स्कूल की नौकरी छोड़ दूंगी। अमित इसके खिलाफ थे। उन्होंने कहा, तुमने इतनी मुश्किल से खुद को फिर से खड़ा किया है रितु। लेकिन मैंने मुस्कुराकर जवाब दिया, कुछ रिश्ते करियर से बड़े होते हैं अमित, और शायद यही वक्त है जब मम्मी पापा को हमारी सबसे ज्यादा जरूरत है। मेरी बात सुनकर उनकी आंखें भर आई। उन्होंने सिर्फ इतना कहा, हर बार तुम मुझे इंसानियत का नया मतलब सिखा देती हो। कुछ महीनों बाद दिवाली आई। घर में कई सालों बाद थोड़ी रौनक दिखाई दे रही थी। आर्या पूरे घर में दिए सजाने में लगी हुई थी। मम्मी जी मिठाइयां बना रही। मैंने भी बहुत दिनों बाद पूरे मन से घर सजाया। उसी शाम अचानक बड़े भैया और भाभी बिना बताए दिल्ली आ पहुंचे। माहौल थोड़ा असहज जरूर था, लेकिन मैंने मुस्कुराकर उनका स्वागत किया। रात को पूजा के दौरान एक ऐसा पल आया जिसे शायद मैं जिंदगी भर नहीं भूल सकती। पापा जी काफी देर से चुपचाप बैठे थे। अचानक उन्होंने अमित और भैया दोनों को अपने पास बुलाया। उनकी आंखों में अजीब सी नमी थी। कांपते हाथों से उन्होंने दोनों बेटों का हाथ एक दूसरे के हाथ में रख दिया और धीमी आवाज में बोले, घर मत टूटने देना। बस इतना कहकर वह रो पड़े। उस पल जैसे पूरे घर की आंखें भर आई थी। बड़े भैया भी खुद को रोक नहीं पाए। वे अमित के गले लगकर फूट फूट कर रोने लगे। उन्होंने कहा, मुझसे गलती हो गई छोटे, जिम्मेदारी ने मुझे अंधा बना दिया। अमित ने भी उन्हें कसकर गले लगा दिया। शायद कई महीनों से जमा हुई दूरियां उस एक पल में पिघल गई थी। लेकिन जिंदगी का सबसे कठिन सच अभी बाकी था। दिवाली के करीब 2 महीने बाद एक रात अचानक पापा जी की तबीयत बहुत ज्यादा बिगड़ गई। उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टरों ने पूरी कोशिश की, लेकिन इस बार उनकी सांसें जिंदगी का साथ छोड़ने लगी थी। आईसीयू के बाहर पूरा परिवार बैठा रो रहा था। मम्मी जी बार बार भगवान से प्रार्थना कर रही। अमित चुपचाप दीवार से टिके खड़े थे। मैंने पहली बार उनकी आंखों में इतना डर देखा। कुछ देर बाद डॉक्टर बाहर आए और उन्होंने धीमी आवाज में कहा, आप लोग उनसे मिल सकते हैं। यह सुनते ही हमारे पैरों तले जमीन खिसक गई। हम सब अंदर पहुंचे। पापा जी बहुत कमजोर हो चुके थे, लेकिन जैसे ही उन्होंने हमें देखा, उनके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई।
उन्होंने बड़ी मुश्किल से हाथ उठाकर पहले मम्मी जी का हाथ पकड़ा, फिर अमित और भैया का। आखिर में उन्होंने मेरा हाथ अपने हाथ में लिया और धीमी आवाज में कहा, रीतू, तूने बहू नहीं बेटी बनकर इस घर को संभाला है। उनकी बात सुनते ही मेरी आंखों से आंसू बह निकले। अगले ही पल मशीनों की आवाज बदलने लगी और देखते ही देखते वे हमेशा के लिए हम सबको छोड़कर चले गए। उस दिन लगा जैसे हमारे घर की छत ही टूट गई हो। मम्मी जी पूरी तरह बिखर चुकी थी। अमित कई दिनों तक किसी से ठीक से बात नहीं कर पाए, लेकिन जिंदगी किसी के जाने से रुकती नहीं। धीरे धीरे हमने खुद को संभालना शुरू किया। बड़े भैया भी अब पहले जैसे नहीं रहते। हर फैसले में अमित और मुझे साथ रखने लगे थे। शायद पापा जी जाते जाते परिवार को फिर से जोड़ गए थे। कुछ समय बाद मम्मी जी ने खुद कहा कि वे अब मेरठ वापस नहीं जाना चाहते। उन्होंने आर्या को गोद में लेकर कहा, अब यही मेरा घर है। उनकी बात सुनकर मेरा दिल भर आया। समय के साथ जिंदगी फिर सामान्य होने लगी थी। आर्या भी स्कूल जाने लगी। अमित पहले से ज्यादा परिवार को समय देने लगे। कई बार रात में हम दोनों छत पर बैठकर पुराने दिनों को याद करते। तब मुझे एहसास होता, अगर उस दिन मैंने सिर्फ शक और असुरक्षा के कारण अपना रिश्ता तोड़ दिया होता, तो शायद एक खूबसूरत परिवार कभी नहीं बच पाता। जिंदगी ने मुझे एक बात बहुत गहराई से सिखाई, रिश्ते सिर्फ प्यार से नहीं चलते, भरोसे, धैर्य और त्याग से टिके रहते हैं। हर शादी में मुश्किल वक्त आता है, कभी गलतफहमियां, कभी जिम्मेदारियां, तो कभी हालात इंसानों को एक दूसरे से दूर करने लगते हैं। लेकिन जो लोग उस कठिन समय में भी एक दूसरे का हाथ नहीं छोड़, वही रिश्ते आखिर तक साथ निभाते हैं। उस रात जब मैं आर्या को सुलाकर कमरे में लौटी तो अमित बालकनी में खड़े आसमान देख रहे थे। मैं चुपचाप उनके पास जाकर खड़ी हो गई। उन्होंने मुस्कुराकर मेरा हाथ पकड़ लिया। उनकी आंखों में वही पुराना प्यार था, लेकिन अब उसमें समझ और सम्मान भी जुड़ चुका। उन्होंने धीमी आवाज में कहा, रितु, अगर तुम ना होती तो शायद मैं जिंदगी की आधी लड़ाइयां हार चुका होता। मैंने हल्की मुस्कान के साथ उनका कंधा थाम दिया। नीचे कमरे में मम्मी जी आर्या को लोरी सुना रही थी। घर में फिर वही अपनापन लौट आया था, जिसकी तलाश में हम सब इतने साल भटकते रहे थे। और उस पल मुझे एहसास हुआ कि असली खुशी परफेक्ट जिंदगी में नहीं, टूटे हुए रिश्तों को फिर से जोड़ लेने में होती है। दोस्तों, आज की कहानी यही समाप्त होती है। यदि आपको आज की कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को प्रेस करके ऑल बटन पर क्लिक करें। राधे राधे प्यारे दोस्तों।